नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव यूडिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुवाद पर एक विशेष श्रृंखला आप सभी के लिए हमने शुरू की हुई है और आज जिस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुवाद के साधन इस विषय पर, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और अनुवाद के कौन से साधन हैं इस पर विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर टंडन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो चर्चा हमारी चल रही है, आज हम बात करेंगे अनुवाद के साधनों पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अनुवाद कार्य है उसमें विश्व की ज्ञान संपदा हमारे सामने अनूदित होने के लिए आ जाती है। अनुवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उस तरह की शब्दावली, उस क्षेत्र की पारिभाषिक विशिष्ट शब्दावली, अवधारणात्मक शब्दावली या सामान्य शब्द, इनका भी अनुवाद करना होता है। सामान्यतः अनुवाद की आवश्यकता पर जब हम बात करते हैं तो एक तर्क हमारे पास यह होता है कि कोई भी एक व्यक्ति दुनिया की सभी भाषाएं नहीं जान सकता। बहुत बड़ी भाषिक संपदा विश्व के पास है और भारत के पास भी बहुत सारी सैकड़ों भाषाएं हैं। 1600 से 1618 के आसपास भाषाओं की बात हम करते हैं, भाषा बोलियों की। तो ये तो संभव नहीं है कि एक आदमी सभी भाषाएं जान ले, सीख ले। इसलिए वो दूसरी भाषाओं में उपलब्ध विचार संपदा को, ज्ञान संपदा को अनुवाद के माध्यम से पढ़ना चाहता है। तो जैसे अनुवाद की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि वह विश्व ज्ञान को उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जो अपनी भाषा, अपनी ज्ञात भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानता। ठीक वैसे ही अनुवाद के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अनुवाद करने के जो साधन हैं, जो टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन जिनको हम कह सकते हैं, औजार हैं, उनके विषय में भी अवगत रहे अनुवादक और उनका यथासंभव उपयोग भी करें। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अनुवाद के साधन हैं, एक कुशल से कुशल कारीगर भी उसे भी बिना हथियार के, बिना औजार के काम करने की सुविधा नहीं रहती। अगर सीमा पर कोई सेनानी हमारा तैनात है और उसके पास रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए अगर उपयुक्त हथियार नहीं है तो वह अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पाएगा। इसलिए अनुवादक को यह ज्ञात होना चाहिए कि अनुवाद करने के लिए उसे सहायक सामग्री कौन कौन सी चाहिए, साधक सामग्री कौन कौन सी चाहिए। और यह सामग्री कई प्रकार की होती है। इसमें जो प्रथम वर्ग है सामग्री में, वह है कोश का, डिक्शनरी का। यूँ कहने को हम कहते हैं कि डिक्शनरी चाहिए, ग्लॉसरी चाहिए, टर्मिनोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, क्योंकि अब तो मोबाइल और कंप्यूटर पर भी कोश और शब्दकोश और पारिभाषिक कोश उपलब्ध होते हैं। तो कोश एक कला है, कोश एक विज्ञान भी है। कोश बनाना, कोश तैयार करना और कोश तैयार कराना, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से निर्मित कोश भी हमें मिलते हैं, सामूहिक रूप से संपादित कोश भी देखने में आते हैं। 2, 3, 4 लोगों ने मिलकर या एक पूरे संपादक मंडल ने मिलकर कोश तैयार किया हो। फिर कोशों की श्रृंखला भी मिलती है। कोश भी
कई कई भागों में उपलब्ध होते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 10 भाग, कभी कभी 20 भाग भी उसके मिलते हैं। तो संपादित कोश होते हैं, लिखित कोश होते हैं, संस्थागत निर्मित कोश भी होते हैं। सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, प्रकाशकीय संस्थाएं जो व्यक्तिगत रूप से या व्यवसाय की दृष्टि से प्रकाशन का काम करने वाली संस्थाएं, वो भी कोश बनाती और बनवाती हैं। और भारत सरकार की तो अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जो कोश निर्माण का काम लगातार कर रही हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम सब जानते हैं कि CSTT ने सेंट्रल जो अनुवाद को ध्यान में रखकर और हिंदी इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखकर शब्दावली बनाने का जो काम है, वो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ HRD की बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, वो इस दिशा में बरसों से काम कर रही है। 1960 से 61 से इस दिशा में बहुत रचनात्मक काम किया है उसने। 9 लाख के करीब पारिभाषिक शब्द अलग अलग अनुशासनों के उसने बनाए हैं। तो अनुवाद की परिकल्पना उस शब्दावली के बिना हो ही नहीं पाएगी। इसलिए शब्दावली एक बड़ा औजार हथियार है अनुवाद का, क्योंकि बिना शब्दों के, पारिभाषिक शब्दों के, कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक शब्दों के हम जिस मानक अनुवाद की परिकल्पना करते हैं वो नहीं कर पाते। तो शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसने भी बड़े महत्वपूर्ण कोश तैयार किए हैं। 1 भाषा के, 2 भाषाओं के, 3 भाषाओं के, मल्टीलिंगुअल कोश भी हैं। 16, 18 भाषाएं, अब तो शायद 22 भाषाओं में उसका संवर्धन भी किया जा रहा है। तो संविधान स्वीकृत समस्त भाषाओं को ध्यान में रखकर परस्पर अनुवाद करने की सुविधा को ध्यान में रखकर और भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह कार्य हो रहा है। तो कोश, न केवल ये 2 संस्थाएं, केंद्रीय हिंदी संस्थान भी इस दिशा में कार्यरत है और कई अकादमियां इस दिशा में राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की वो काम कर रही हैं। इन सब के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो राजभाषा विभाग है भारत सरकार का, वह भी इस दिशा में काम कर रहा है। विधि शब्दावली के निर्माण का कार्य विधि मंत्रालय द्वारा किया गया है और उसका समय समय पर संशोधन संवर्धन भी होता रहता है। तो यदि ये सब अलग अलग अनुशासनों के शब्द हमारे पास ना हो और बैंकों की शब्दावली के लिए बहुत सारे, रिजर्व बैंक ने शब्दावली निर्माण में काम किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कैनरा बैंक ने या इसी तरह दूसरे बैंकों ने, उन्होंने भी शब्दावली निर्माण की दिशा में बहुत काम किया है। अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, इस तरह के शब्दों का निर्माण लगातार चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो भी शब्दावली निर्माण का काम कर रही हैं। और अब एक अच्छी बात और है कि जो संबद्ध कार्यालय हैं, संस्थाएं हैं, वो शब्दावली आयोग के साथ मिलकर शब्दावली निर्माण का काम भी कर रहे हैं। तो ये जो शब्दावली है, ये अनुवाद के क्षेत्र में बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है, बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। अगर मौलिक लेखन करना है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयी या विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में या शोध आदि के क्षेत्र में, तो हम सब चाहते हैं कि हिंदी में समस्त
ज्ञान विज्ञान वह भी लिखित रूप में, पुस्तकाकार रूप में या लेखों और निबंधों के रूप में पत्र पत्रिकाओं में खूब छपे, ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो हैं, वो यदि हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स को अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब अनुवादकों के समक्ष, लेखकों के समक्ष हिंदी में समतुल्य शब्द उपलब्ध होंगे। शब्दावली आयोग के इस महत्वपूर्ण और दुर्लभ कार्य के बाद इस क्षेत्र में उल्लेखनीय संभावनाएं बढ़ी हैं। लगातार हिंदी में इस तरह की ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का लेखन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, और विद्यार्थियों की संख्या हिंदी माध्यम से अध्ययन की बढ़ रही है। यह काम मौलिक लेखन से भी और अनुवाद से भी, अभी अधिक कार्य अनुवाद से हो रहा है। तो शब्दावली एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के रूप में जिसको हम देख सकते हैं, अनुवाद के साधन, अनुवाद के उपकरण, ये हम इस विषय में उस पर चर्चा विचार कर सकते हैं। और कोश निर्माण और शब्दावली, यह कार्य व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे रचनाकार, लेखक, भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक, कोशकार ये काम कर रहे हैं। तरह तरह के कोश हिंदी जगत में या भारतीय भाषा जगत में आ रहे हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तो हिंदी इतर अन्य भारतीय भाषाओं में और हिंदी में कोश निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, जैसे तमिल हिंदी कोश या हिंदी असमिया कोश, इस तरह के कोश भी निर्मित हुए हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। यही नहीं, विदेशी भाषाओं में और हिंदी में तथा हिंदी में और विदेशी भाषाओं में परस्पर शब्दार्थ कोश के माध्यम से इस तरह का कार्य भी निदेशालय द्वारा या अन्य सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोश विज्ञान या कोश जगत एक बहुत बड़ी दुनिया है। कोशों के प्रकारों पर ही दृष्टि डालें तो बहुत अधिक प्रकार के कोश हमें मिलते हैं, और अनुवादक को यदि कोश की जानकारी नहीं है, मान लीजिए उसको रसायन विज्ञान पर काम करना है, जीव विज्ञान पर काम करना है, तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की शब्दावली तो चाहिए ही, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। अगर उसे किसी पुस्तक का अनुवाद करना है जो तकनीकी नहीं है, जो मानविकी के विषयों की है, समाज से जुड़े हुए तमाम समाजशास्त्रीय या सामाजिक विषयों की किताबें हैं, तो उसके लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो कितना ही सिद्ध अनुवादक क्यों ना हो, भाषाविद क्यों ना हो, ऐसा संभव नहीं है कि उसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शब्द और अर्थ सहित और अर्थ छटाओं सहित कंठस्थ हो जाए। अध्ययन से शब्दकोश समृद्ध होता है, यह बात ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उस शब्दकोश के आद्योपांत समस्त शब्द अर्थ सहित, अर्थ छटाओं सहित उसे कंठस्थ हो जाएं, उसकी टिप्स पर आ जाएं, ये संभव नहीं हो पाता। और फिर प्रामाणिकता के लिए कोश के पास जाना ही पड़ता है। कभी कभी सोच से, कल्पना से, अनुमान से हम जो अर्थ या जो अवधारणा ग्रहण कर लेते हैं, मान बैठते हैं, वो जरूरी नहीं कि वह ठीक हो। तो हमें पुष्टि के लिए डिक्शनरी के पास, ग्लॉसरी के पास, टर्मिनोलॉजी के पास फिर जाना पड़ता है। इसलिए जो डिक्शनरियां हैं, जो ग्लॉसरियां हैं, वो जितनी अधिक उच्च स्तरीय होंगी, मानक होंगी, और उसमें दिए गए अर्थों पर हम निर्भर करेंगे तो हम बेहतर अनुवाद कर पाएंगे।
कभी कभी कुछ बहुत बिलो स्टैंडर्ड कोश भी देखने को मिलते हैं जो सामान्यतः प्रकाश में आते हैं, और कोश भी अध्येता के स्तर को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। विद्यालयी स्तर के अगर कोशों को देखें तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, फिर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए, और फिर उससे बड़े बच्चों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इस तरह के कोश भी होते हैं। प्रशासन में काम करने की दृष्टि से भी कोशों को तैयार किया और कराया जाता है। और इसी तरह से फिर अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने कहा कि शब्दावली आयोग ने अर्थशास्त्र को, मनोविज्ञान को, कंप्यूटर को, विज्ञान की तमाम जो शाखाएं हैं, इंजीनियरिंग को, और इसी तरह और दूसरी जो ब्रांचेज या शाखाएं हैं उनको ध्यान में रखकर कोश यानी शब्दावलियां तैयार कराई हैं, कोश भी तैयार कराएं। तो ये जो कोश और शब्दावली है ये प्रमुख टूल्स हैं जो अनुवाद में आवश्यक हो जाते हैं। हम जानते हैं कि कोश पर निर्भर होना तो पड़ता है अनुवादक को, क्योंकि जब अनुवाद करने बैठता है और वो कहीं अटक जाता है, या उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या उसे यह ज्ञात नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस मूल भाषा के शब्द का समतुल्य कौन सा शब्द हम रख सकते हैं। संदर्भ सापेक्ष सिलेक्शन, हम जानते हैं कि शब्दों का हमारे पास बड़ा अथाह समूह है। हमारी जो शब्द संपदा है, भारतीय समस्त भाषाओं के साथ ये हाल है कि शब्दों की कमी नहीं है, अपार अथाह असीम शब्दावली हमारे पास है। और एक ही शब्द की अलग अलग छटाओं को अभिव्यक्ति देने वाले या व्यंजित करने वाले शब्दों में से अनुवाद करते हुए हमें एप्रोप्रिएट या बहुत सटीक शब्द छांटना होता है। तो उसके लिए फिर हमें डिक्शनरी की शरण में जाना पड़ता है, शब्दावली की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए मित्रों, कोश जिसके बारे में दो अवधारणाएं सामान्यतः हमें परंपरा से मिलती हैं, एक मूर्धन्य श से और एक तालव्य श से, कोश। तो जो कोश की दो अवधारणाएं हैं, एक कोश का अर्थ हम डिक्शनरी ले रहे हैं यानी शब्दकोश, और दूसरे कोश का अर्थ हम खजाने से, कोषाध्यक्ष शब्द जिससे बनता है, ट्रेजरार या खजांची, वो कोश है। जो पेट कटा शाह है वो दूसरा कोश है। हालांकि प्राचीन भाषिक परंपरा में, भारत की परंपरा में, इस कोश को शब्दकोश से भी जोड़कर, संस्कृत में तो अभी भी बहुत सारे लोग उसी श से कोश के लिए, शब्दकोश के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में ये इन दोनों में अंतर किया जाता है, क्योंकि एक कोश जो पेट कटा शाह जिसको हम सामान्यतः कह देते हैं, वो खजाने के लिए है, भंडार के लिए है, उस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कोश है वो एक प्रकार से शब्द संपदा, शब्द संचय तो है ही, उसके साथ साथ उसके अर्थ की संपदा भी उसमें शामिल है। कोई भी शब्द सार्थक तभी होता है जब वह स अर्थ हो, अर्थ के साथ हो, यानी मीनिंगफुलनेस वह उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर शब्द सार्थक नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता, वो धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए शब्द की सार्थकता महत्वपूर्ण है। फिर शब्द के अनेक अर्थों में से संदर्भ सापेक्ष चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद में सारा दारोमदार तो सटीक चयन पर है।
हम कहाँ कौन सा, ये इसको हम एक तरह से मैचिंग कह सकते हैं अनुवाद में। कौन सा अर्थ किस संदर्भ में मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा। तो इस मैचिंग का बोध भले ही अनुवादक की अपनी सूझबूझ, अपने सुदीर्घ अनुभव, अपने व्यवहार ज्ञान से होता हो, लेकिन विकल्प उपलब्ध कराने का काम अर्थ विकल्प ये कोश ही करता है। इसलिए कोशों पर निर्भरता अनुवादक के लिए आवश्यक होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विशुद्ध कोशजीवी अनुवादक बनना भी समुचित नहीं है कि हर शब्द का अर्थ हम कोश से निकालकर पहले रख लें और फिर अनुवाद करने बैठें। फिर तो ठीक अनुवाद नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए और भ्रामक हो जाएगा। उसका स्पष्ट कारण है मित्रों, क्योंकि जब हम वाक्य विन्यास लक्ष्य भाषा का तैयार करते हैं तो उस वाक्य विन्यास को हम विशुद्ध शब्दशः कोशगत अर्थों से सुसज्जित नहीं कर सकते। उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं और उनको ध्यान में रखकर हम उस वाक्य का विन्यास करते हैं। तो ऐसे में मित्रों यह स्वाभाविक है कि कोश है, डिक्शनरी है, ग्लॉसरी है, कंप्यूटर है, टर्मिनोलॉजी है और कभी कभी व्यक्तिगत संपर्क है, विशेषज्ञ से चर्चा परिचर्चा है, मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध शब्दों की अपार शब्दों की संपदा है। ये सारी चीज़ें हैं जो टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के रूप में, साधन, अनुवाद के साधनों के रूप में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये साधन कितने प्रकार के हैं, इन साधनों में यानी इन कोशों के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, फिर कोशों को बनाते समय किन बिंदुओं को टारगेट करके या लक्ष्य करके कोश बनता है, इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अनुवाद के साधनों की जब हम बात करते हैं तो हमें कोश विज्ञान की बात करनी होती है, कोश निर्माण की कला की बात करनी होती है, कोश देखने की कला की भी बात करनी होती है कि कोई डिक्शनरी देखना भी आना चाहिए, शब्दावली देखनी भी आनी चाहिए। अनुवादक को अगर कोश देखने की कला का ज्ञान नहीं है तो वो उसका रचनात्मक उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अनुवाद के साधनों में इन सभी आयामों को ध्यान में रखकर अनुवाद के कार्य को आगे बढ़ाते हैं और यह मानते हैं कि ठीक उसी तरह जैसे किसी भी सक्षम कुशल कारीगर के लिए औजार अपेक्षित, आवश्यक, महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही एक अच्छे अनुवादक के लिए ये साधन भी ज़रूरी होते हैं। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि ये साधन उसे कहाँ मिलेंगे, इन साधनों को उपलब्ध करने का स्रोत क्या होगा, किस लाइब्रेरी में, किस संग्रह में, किस संस्थान में, किस व्यक्ति से ये सामग्री प्राप्त होगी। क्योंकि अगर मुझे फिज़िक्स का अनुवाद करना है, अगर मुझे कृषि विज्ञान का अनुवाद करना है, तो हम कैसे फिर उन साधनों को जुटा पाएंगे और फिर कैसे उन साधनों का उपयोग कर पाएंगे, ये सारी जानकारियाँ अनुवादक के पास होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अनुवाद के साधनों पर जो चर्चा हमने की है वह स्पष्ट है कि उसमें वो सारी चीज़ें जो हमने बतानी चाहिए शामिल हुई हैं। अब हम इन कोशों के प्रकारों पर, उनके विभिन्न रूपों पर चर्चा आगे के कार्यक्रम में करेंगे। आज के लिए हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार मित्रों, एडुसेट के इस लाइव लेक्चर श्रृंखला में हम अनुवाद के विभिन्न साधनों के संदर्भ में आज कोशों के प्रकारों पर बातचीत करेंगे और शब्दावली के प्रकारों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ साथ अनुवाद के लिए कंप्यूटर कैसे साधन बनता है उस पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। हम जानते हैं कि कोश निर्माण की परंपरा तो भारत में बहुत पुरानी परंपरा है। संस्कृत के अनेक प्राचीन कोश हमें उपलब्ध होते हैं। बड़े दुर्लभ, महत्वपूर्ण और विश्व के सामने एक उदाहरण बनने वाले कोश भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि कोश निर्माण की यह परंपरा बरसों पुरानी, शताब्दियों पुरानी परंपरा है। और इस क्षेत्र में यह ठीक है कि संस्कृत हिंदी या संस्कृत कोशों की परंपरा प्राचीन रही है, लेकिन संस्कृत से अंग्रेजी में और फिर इसी तरह संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं में ये परंपरा बढ़ती रही है। लेकिन विगत 30-40 सालों में विशेष रूप से जब से भारत में कंप्यूटर का आगमन और प्रचलन हुआ है, इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि कोश निर्माण बहुत कठिन साधना है। ये शब्दों को जीने की कला है, कोश निर्माण की कला। और वास्तव में एक एक शब्द को खोजना, देखना, वर्ण क्रम से उनको व्यवस्थित करना और फिर उनके विभिन्न अर्थ छटाओं को उसके साथ जोड़ना, ये कठिन काम है। और ये साधना सापेक्ष कार्य है। ये उतना सरल और उतना त्वरित गति से होने वाला काम नहीं है। इसमें जीवन लग जाते हैं। ऐसे अनेक कोश हैं जिसमें 10-10 साल, 15-15 साल लगाए गए। इसका अर्थ है कि जो कोश हैं वो महत्वपूर्ण है। उनकी एक सुदीर्घ परंपरा हमारे पास है। कंप्यूटर ने उस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में, वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित करने में भी मदद करता है, कट एंड पेस्ट में भी मदद करता है। और यदि पूरे कंप्यूटर में, पूरे कोश में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें भी बड़ी मदद कर देता है। ये सारी सुख सुविधाएं आने से कोश निर्माण में, कोश बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है, प्रगति हुई है और कोशकारों को भी इससे काफ़ी मदद मिली है। और कोश कंप्यूटर पर उपलब्ध भी हैं बहुत सारे। अब तो स्थितियां यह हो रही हैं कि जो कोश छप रहे हैं, मुद्रित हो रहे हैं, अंग्रेजी, हिंदी या बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल, वो कंप्यूटर पर ही सारा उसका टाइपिंग का काम हो रहा है। तो कंप्यूटर पर वो सेव भी हो रहा है। जब उसे पूरी व्यवस्था दी जाती है, सेटिंग की जाती है, उसके फॉन्ट आदि का निर्धारण किया जाता है, उसको एक पृष्ठ पर कितने शब्द आएंगे, कितने शब्द और अर्थ आएंगे, यह भी निर्धारण किया जाता है, उसका आकार कितना होगा, यह सब कुछ तय किया जाता है। तो वो सब कंप्यूटर में सेव भी हो जाता है और उसी को ई कंप्यूटर के रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जो मुद्रित कोश तैयार हो रहे हैं, उनके साथ उनकी डीवीडी या सीडी भी लगाकर ग्राहक को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो अपने घर में अगर कंप्यूटर को, इसी कंप्यूटर को अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर देखना चाहता है तो वो वहाँ भी देख सकता है।
तो ये जो परिवर्तन हुए हैं कोश की दुनिया में, ये कंप्यूटर का बड़ा भारी अवदान इस क्षेत्र में माना जा सकता है। किसको बोल्ड करना है, किसको अनबोल्ड करना है, कहाँ से माने पंक्ति को दूसरी पंक्ति की तरफ ले जाना है, ये सारी इस तरह की एडिटिंग का, परिवर्तन का, स्थानांतरण का यह काम कंप्यूटर ने बड़ा आसान कर दिया है। तो ये जो कोश हैं ये कई प्रकार के कोश हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक तो होते हैं भाषिक कोश जो मूलतः भाषा केंद्रित होते हैं, और एक होते हैं भाषेतर कोश। इन दोनों प्रकार के कोशों की ज़रूरत अनुवाद में पड़ती है, क्योंकि कब किस प्रकार की सामग्री का अनुवाद करना होगा यह अनुवादक को नहीं पता होता। अगर वो ऑफिशियली किसी पद पर रहकर अनुवादक या हिंदी अधिकारी के पद पर रहकर काम कर रहा है तो भी, और यदि वह फ्रीलांस ट्रांसलेटर है तो भी, उसे किस प्रकार के अनुवाद कार्य से जोड़ा जा सकता है यह वो नहीं जानता। इसलिए जो भाषिक कोश होते हैं उनकी विशेषता यह होती है कि वो उसके भी कई प्रकार हैं भाषिक कोशों के। जैसे एक भाषिक कोश, एक भाषिक कोश से अभिप्राय है हिंदी से हिंदी, संस्कृत से संस्कृत, अंग्रेजी से अंग्रेजी, इस तरह के सैकड़ों कोश उपलब्ध हैं। बहुत सारे कोश हैं अलग अलग व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, ये इस तरह के कोश मिलते हैं। एक भाषिक कोश यानी उसी भाषा में शब्द होगा और उसी भाषा में उसके विभिन्न अर्थ होंगे, उसकी व्याकरणिक कोटियाँ भी उसी भाषा की होंगी। वह शब्द संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, फिर उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसमें उपसर्ग लगा है कि नहीं, प्रत्यय लगा है कि नहीं, उसमें धातु है कि नहीं, कौन सी धातु है, ये सारी जानकारियाँ बहुत सारे कोशों में उपलब्ध होती हैं। तो कुछ कोश व्याकरण सम्मत भाषिक कोश होते हैं क्योंकि उसमें व्याकरणिक कोटियों का उल्लेख भी होता है। कभी कभी उसके विलोम शब्द भी वहाँ दिए जाते हैं, कभी कभी उसके अलग अलग प्रयोगगत संदर्भ भी वहाँ दिए जाते हैं। कई बार एक ही शब्द के 6 अर्थ होते हैं और 6 के संख्या डालकर उल्लेख किया जाता है, उनके बारे में भी बताया जाता है। तो एक भाषिक कोश। द्विभाषिक कोश भी होते हैं 2 भाषाओं के, अंग्रेजी हिंदी कोश, हिंदी अंग्रेजी कोश, संस्कृत हिंदी कोश, हिंदी संस्कृत कोश, इस तरह के कोश भी बहुत हैं। भारतीय और विदेशी भाषाओं में परस्पर शब्दार्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से इस तरह के भी बहुत सारे शब्दों का कोशों का निर्माण किया गया है और अब लगातार हो रहा है। विगत 30-40 सालों में, बल्कि अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो 20-25 सालों में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कोश निर्माण की दुनिया में हुआ है। जो थिसॉरस जैसा कोश जो केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होता था, हिंदी में समांतर कोश के नाम से वो अरविंद कुमार जिन्होंने उसको तैयार किया, वो कोश आ गया और उसने बड़ा महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में किया। और लगातार ये जो इस तरह के प्रतिष्ठित कोशविद हैं, कोशों के ज्ञाता लोग हैं, साधक लोग हैं भाषा के, वो इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वो सारे कोश, उस तरह के सब कोश जो अंग्रेजी में या दूसरी विदेशी भाषाओं में उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ नहीं है, उनके निर्माण का कार्य भी अब चल रहा है। व्याकरण की एक एक कोटि को लेकर कोश निर्माण हो रहा है। जैसे हिंदी क्रिया कोश, हिंदी विशेषण कोश, हिंदी संज्ञा कोश, इस तरह के काम भी हो रहे हैं। तो कोश एक भाषी, कोश द्विभाषी, कोश त्रिभाषी, 3 भाषाओं वाला भी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी और फिर संस्कृत, इस तरह के कोश भी हैं। और मल्टीलिंगुअल एक भाषिक कोश, बहुभाषी, जैसा मैंने बताया कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 16 भाषाओं का एक कोश बनाया था, एक शब्द और उसके अलग अलग 16 भाषाओं में क्या क्या अर्थ हैं वो। लेकिन अब उसको मॉडरेट किया जा रहा है और संवर्धित किया जा रहा है। जो संविधान स्वीकृत 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में वो कोश उपलब्ध रहेगा। यानी अगर
वाटर शब्द अंग्रेजी में है, तो फिर इन भारतीय संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं में वाटर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग मिलता है, वो उस तरह के कोश भी बन रहे हैं। अब स्वाभाविक है, जब इस तरह की डिक्शनरी, इस तरह की ग्लॉसरी बृहत आकार में आएंगी, तो अनुवाद के क्षेत्र में, हिंदी इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन के क्षेत्र में, भारतीय भाषाओं के विकास के क्षेत्र में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी रचनात्मक हो जाएगी। इसी तरह वर्णनात्मक कोश, किसी भी शब्द का, उसकी अर्थ व्यंजना का, उसके संदर्भ का वर्णन हम इस तरह के कोशों में करते चलते हैं। ऐतिहासिक कोश, हिस्टोरिकल डिक्शनरीज, पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उन कोशों के माध्यम से, हमें किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को, तथ्य को जानना है, ऐतिहासिक तथ्य को, तो हम उस डिक्शनरी के पास जाते हैं। फिर वो एंशियंट हो सकती है, मेडिवियल हो सकती है, मॉडर्न हो सकती है। इस तरह से देश विदेश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम ऐतिहासिक कोशों के माध्यम से, और जब हम इतिहास के क्षेत्र में अनुवाद का काम करते हैं या मौलिक लेखन का काम करते हैं, तो इस तरह की डिक्शनरी, इस तरह की जो शब्दावलियां हैं या कोश हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, बड़ा योगदान करते हैं। तुलनात्मक कोश भी है, कंपैरेटिव स्टडी वाले, भाषा विज्ञान में इसको भी अतिरेकी विश्लेषण भी कहते हैं। तो हम 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषाओं के लिए एक ही अवधारणा के जो अलग अलग शब्द हैं, फिर उनकी तुलना करते हैं कि इनमें कौन सा शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, दूसरे से वो कैसे प्रभावित है या दूसरे से वो कैसे भिन्न है, तीसरे से उसका क्या संबंध है, आदि आदि। उसका रूट क्या है और रूट के बाद उसकी पूरी यात्रा क्या है, कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, ये सारा ज्ञान भी हम उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। उच्चारण कोश, प्रोनंसिएशन, हिंदी के ही बहुत सारे शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं कर पाते, तो उसको विच्छेद करके संधि के साथ दिखाया जाता है कि ये इसका पहला हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसका तीसरा हिस्सा है। अलग अलग हिस्सों को जोड़कर ये शब्द बना है। उसमें धातु भी हो सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है। फिर जब इन तीनों को मिलाकर जोड़कर हम उच्चारण करें, तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ऐसी अंग्रेजी के, ऐसी भारतीय भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण हम अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण या अव्यावहारिक होने के कारण नहीं कर पाते। तो कोश जो है वह भी हमें सिखाता है। अनुवादक के लिए इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे देश विदेश के ऐसे शब्द, स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम, खोजों के नाम इस तरह के होते हैं जिनका उच्चारण हम ठीक नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर जो जैपनीज़ नेम है, चाइनीज़ नेम है, कोरियंस के नेम हैं, वो स्थानों के नाम हैं, उनके बारे में हम बहुत नहीं जान पाते। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारे नाम या स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो उनका ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। तो वो उच्चारण कोश हमें उच्चारण की ओर भी ले जाते हैं कि इनका उच्चारण कैसे करना है या उसकी टेक्निक क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, पद्धति या प्रविधि क्या है, ये भी हम जानते हैं। और इसी प्रकार व्युत्पत्ति कोश, ये शब्द बना कैसे, व्युत्पन्न कैसे हुआ, इसने अपना जो प्रारंभिक रूप है वो क्या था और कहाँ से चलते चलते आज ये किस रूप में आ गया है, इसकी प्रयोग धर्मिता क्या है, ये व्युत्पत्ति कोश। व्युत्पत्ति कोश बड़ा महत्वपूर्ण होता है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय इस दिशा में बड़ा दुर्लभ और महत्वपूर्ण कोश तैयार कर भी रहा है। तो ऐसे व्युत्पत्ति कोश कुछ हैं हमारे पहले से हिंदी में, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन एक बृहत आकार का मानक व्युत्पत्ति कोश हो तो अनुवादक के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई शल्य चिकित्सा करनी है, कोई ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, और उसके पास अगर सब तरह के औजार होंगे तो वह बहुत सुविधा से, सरलता से और अच्छे ढंग से, कुशलतापूर्वक वो ऑपरेशन कर लेता है। तो हमें अगर ज़रूरत है और मान लो नहीं मिल रहा व्युत्पत्ति कोश और आवश्यकता है, तो न मिलने की स्थिति में हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में लेखन या अनुवाद मानक नहीं हो पाता, गलत हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद पर्याय कोश, बहुत सारे जिनको हम पर्यायवाची मानते हैं। अब जैसे हम वाटर के लिए जल है, नीर है,
पानी है, तोय है, अम्बू है, वारी है, ये सारे हमें लगता है कि ये पर्याय हैं, पर सच बात यह है कि पर्याय जैसा मामला होता नहीं। इन्हीं सबके संदर्भगत अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं या प्रयोग धर्मिता अलग अलग हो जाती है। तो हमें कहाँ कौन सा शब्द चुनना है, ये हमें जब विकल्प मिलते हैं अनेक पर्याय कोशों में, तब हमें लगता है कि हाँ, ये नहीं, यह होना चाहिए। जहाँ जल शब्द कारगर हो रहा है वहाँ वारी शब्द कारगर नहीं होगा। जहाँ वारी शब्द या नीर शब्द, मैं नीर भरी दुख की बदली, अब महादेवी वर्मा अगर नीर की जगह कोई और शब्द लगाएं, मैं पानी भरी, मैं जल भरी, मैं वारी भरी, तो वो जो सौंदर्य है वो नहीं आ पाता। ही इज ए फाइन मैन। तो फाइन के लिए केवल अच्छा कि ये अच्छा आदमी है, इससे काम नहीं चल रहा। यहाँ जो फाइन है ये क्वालिटी को बता रहा है, ये उसके चरित्र को बता रहा है, उसके व्यक्तित्व को बता रहा है। इसलिए यह एक भला आदमी है, एक सज्जन आदमी है, इस तरह का चयन करेंगे तो वो व्यावहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। लेकिन हो सकता है कि ये शब्द, ये शेड फाइन के लिए कोश में न मिले। लेकिन अगर कोश में हमारे पास 6, 8, 10 विकल्प हैं और उन 8 या 10 विकल्पों में से कोई विकल्प एप्रोप्रिएट है तो हमें वो मदद करता है। लेकिन अगर उनमें से भी कोई विकल्प एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा तो फिर अनुवादक को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने जीवनानुभव से सही शब्द का चयन करना होता है। इसलिए मित्रों, पर्याय कोश विलोम कोश भी होते हैं। तो सिनोनिम और जिनको हम समान अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं और शब्दार्थ कहते हैं, वो कोश भी होते हैं, विलोम भी होते हैं। तो कई बार हमें विलोम शब्द को समझने के बाद जो सामान्य शब्द है उसका अर्थ पता लगता है। इसलिए हम इस तरह के कोशों को भी देखते हैं। अनेकार्थी कोश, एक शब्द के अर्थ अनेक हैं, उसको भी देखना होता है अनुवादक को। और जो इडियोमेटिक यूज है, मुहावरा कोश, बहुत सारे मुहावरे अंग्रेजी में अलग, बंगला में अलग, तेलुगु में, तमिल में या फ्रेंच में, जर्मन में हम देख सकते हैं कि उस देश में, उस संस्कृति में, उस परिवेश में जो मुहावरे पैदा हुए हैं। अब हम अगर अपनी भाषा में उस भावना के, उस अर्थ साम्य के हिंदी प्रयोग को या अपनी भाषा के प्रयोग को देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें कोश के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मुहावरा, लोकोक्ति लोक से जन्म लेती है। हर भाषा का अपना एक लोक होता है। तो उनके, अब ये कोश भी केवल मुहावरा और उसका अर्थ है, ऐसे भी कोश हैं, केवल लोकोक्ति और उसका अर्थ है, लेकिन इनके प्रयोग कोश भी हैं। पहले मुहावरा, फिर लोकोक्ति, फिर उसका वाक्य में प्रयोग, ताकि यह ज्ञात हो जाए कि इससे जो शेड निकल रहा है, इससे जो अर्थ की व्यंजना हो रही है वो किस रूप में है और प्रयोक्ता उसका प्रयोग कैसे कर पाएगा। इन्हीं के साथ साथ इनके अंग्रेजी समतुल्य भी कोशों में आ रहे हैं। ऐसे भी कोश अब उपलब्ध हैं कि हिंदी का मुहावरा, फिर उसका अंग्रेजी समतुल्य, फिर उसका उनका अर्थ, फिर उसका वाक्य में प्रयोग। ऐसी लोकोक्ति के संदर्भ में भी उपलब्ध हो रहा है। ऐसे ही शब्दों के प्रयोग कोश भी आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं, साधन हैं अनुवादक के लिए, अनुवाद के लिए। इनकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए कि कौन सा शब्दकोश कहाँ से बन रहा है, कौन सी शब्दावली कौन बना रहा है, उसकी व्यंजनाएं क्या हैं, आदि आदि। इसी तरह पारिभाषिक कोश, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की। पारिभाषिक कोश माने पारिभाषिक शब्दावली कोश एक अलग तरह की चीज़ है, और पारिभाषिक कोश का मतलब है शब्द दिया, फिर उसकी पूरी परिभाषा दे दी, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, ताकि ये पता लगे कि इस शब्द की अवधारणा है क्या, इस शब्द का मंतव्य क्या है। ये परिभाषा कोश है। ऐसे विज्ञान में, ज्ञान के क्षेत्र में,
तकनीक के क्षेत्र में इस तरह के पारिभाषिक शब्द निर्माण हो रहे हैं, पारिभाषिक कोश बन रहे हैं। शब्दावली आयोग इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जैसे मनोवैज्ञानिक पारिभाषिक कोश, तो मनोविज्ञान की शब्दावली की परिभाषाएं, साहित्यिक पारिभाषिक कोश, मीडिया पारिभाषिक कोश, इस तरह का रचनात्मक प्रयास भी चल रहा है। और ये सब जो प्रकार हैं जिनकी चर्चा हमने की, ये भाषिक कोश हैं। और भाषेतर कोश में व्यक्ति कोश, कृति कोश, रचनाओं को लेकर भी बहुत सारे कोश बनाए जा रहे हैं। यानी जैसे कामायनी कोश, रामचरितमानस कोश, तो रामचरितमानस में जो भी शब्द आए अवधि के, उन सब के अर्थ इन कोशों में दिए जा रहे हैं, संदर्भ के साथ दिए जा रहे हैं। कौन सा शब्द कौन से कांड में किस छंद में प्रयुक्त हुआ है, उसकी सूची भी दी जा रही है। तो कोश भी एक तरह का रिसर्च वर्क है, शोध कार्य है। अगर ये भाषेतर कोश है, मान लो रचना कोश है, रचनाकार कोश भी हो सकता है, प्रसाद कोश। तो प्रसाद की जितनी भी रचनाएं, नाटक की, नाट्य रचनाएं, कथा साहित्य की, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, उनके शब्द ससंदर्भ और अर्थ के साथ, ऐसा भी है। और इस दिशा में हम प्रसाद कोश मान लो बना रहे हैं, तो हम उस मूल पंक्ति का प्रयोग भी वहाँ दिखा सकते हैं जहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया गया, भले ही वो औपन्यासिक या नाट्य रचना का हो, कहानी का हो, निबंध का हो, आलोचना का हो, कहीं का भी हो। क्योंकि इस तरह के अवधारणात्मक शब्द इन लेखकों के, रचनाकारों के, विद्वानों के अनुभव जगत में अपार बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं और वो रचनाओं में कहीं ना कहीं प्रयुक्त होते हैं। कभी संवाद के माध्यम से, कभी वर्णन और विवरण के माध्यम से, जिसको नरेशन कहते हैं, उसमें भी वो उन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो ये कृति कोश, कृतिकार कोश, व्यक्ति कोश, इस तरह के कोश भी बनते रहे हैं, ये भाषेतर कोश कहलाते हैं। और एक कैटेगरी, एक वर्ग और है जो हम सब जानते हैं, हमें जानना चाहिए, वह है विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया भी बड़ा महत्वपूर्ण अनुवादक के लिए होता है, क्योंकि वो विश्व ज्ञान को हमारे समक्ष लेकर आता है। जैसे विज्ञान विश्वकोश, जैसे मानविकी विश्वकोश, इसी तरह मनोविज्ञान विश्वकोश, ऐसे बहुत सारे कोश हो सकते हैं। अब ये इस तरह के जो कोश हैं वो सामान्यतः कई कई खंडों में होते हैं, और ये कोश भी बहुत दुर्लभ सामग्री के रूप में, दुर्लभ शस्त्र के, औजार के रूप में अनुवादक के लिए काम करते हैं। इस तरह मित्रों, ये जो कोशों की दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। और इस जगत में, यानी कोश जगत में जो लोग काम करते हैं, वो वास्तव में शब्दों के ही नहीं बल्कि भाषा के भी साधक होते हैं। क्योंकि पलकों से बुहारना होता है कोश में, कोश लिखते समय, कोश बनाते समय आँखों पर बहुत बल पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर पर काम करें या मुद्रित माध्यम के रूप में काम करें। तो कठिन साधना है, घंटों घंटों बैठना पड़ता है, खोजना पड़ता है, सोर्स निकालने पड़ते हैं, किस रचनाकार ने इस शब्द का अन्य किसी अर्थ में प्रयोग किया है, तो उसको भी हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि उसमें शामिल हो जाए। तो ये एक बड़ा व्यापक क्षेत्र कोशों की दुनिया का है, जिसको हम अनुवाद के साथ जोड़कर देखते हैं। तो मित्रों, जब हम अनुवाद के साधनों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोश, कोश विज्ञान, शब्दावली, कंप्यूटर और तमाम तरह के जितने भी सोर्स हैं, उन सब की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबको इस विषय की जो मूलभूत अवधारणा है वह मिली होगी, और आगे फिर हम इसी तरह से अनुवाद संबंधी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।